हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जावा जो है वो टॉप लैंग्वेज है जो हमारी एंटरप्राइज लेवल बिग कंपनीज़ में भी यूज़ होती है और सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं इसमें ग्लोबली। ठीक है, क्योंकि जावा बहुत पुराना है, बहुत सारी एप्लीकेशंस इसमें से पहले से ही बनी हुई हैं, तो उनमें काम आता रहता है, उनमें एनहेंसमेंट्स होते रहते हैं, तो इसलिए ये जावा सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। अब इसका इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जॉब्स चाहिए, तो उसके लिए इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आज मैं टॉप 10 जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा जो कि रिलेवेंट हैं कैंडिडेट्स के लिए जिनका एक्सपीरियंस है 2 to 3 ईयर्स इन जावा। आप इस वीडियो को एज ए मॉक इंटरव्यू भी कंसिडर कर सकते हो। कैसे करना है? जस्ट आपको क्वेश्चन लिसन करना है, वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर सोचना है और फिर मेरे आंसर से कंपेयर करना है। ठीक है। हे, माय नेम इज़ हैप्पी और मैं हेल्प करता हूँ उन कैंडिडेट्स की जावा इंटरव्यूज़ को क्रैक करने में। कैसे हेल्प करता हूँ? बाय पोस्टिंग जावा करियर रिलेटेड, जॉब्स रिलेटेड एंड इंटरव्यू गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आप उन वीडियोस को नहीं मिस करना चाहते हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो और लाइक करो बाय प्रेसिंग द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। What are the different types of inheritance? When to use what? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो समझते हैं क्या है। तो जो पहला इनहेरिटेंस है टाइप, वो बहुत आसान है, सिंगल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है? वन पेरेंट क्लास, वन चाइल्ड क्लास, सिंपल। और ये रहा इसका कोड। ये आपने देखा वन पेरेंट, और यहाँ पे हमने चाइल्ड में एक्सटेंड कर दिया है पेरेंट वन को, और ये हमें पता ही है ये नॉर्मल टाइप का इनहेरिटेंस होता है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप का इनहेरिटेंस होता है वो होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कुछ इस तरीके से उसका इलस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे हमारे पास एक टॉप पेरेंट क्लास होती है जिसको एक्सटेंड किया जाता है चाइल्ड वन क्लास में, और फिर चाइल्ड वन को फर्दर एक्सटेंड किया जाता है चाइल्ड टू क्लास में। तो ये एक तरीके से हमारा ग्रैंड चाइल्ड हो गया। ठीक है, ये रहा कोड। ये देखो, पेरेंट को हमने यहाँ पे चाइल्ड वन में एक्सटेंड किया है और चाइल्ड वन को यहाँ पे चाइल्ड टू में एक्सटेंड कर दिया है। तो ये है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो हमारा चाइल्ड टू है ना क्लास, इसमें क्या है, पेरेंट वन के भी फंक्शंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ऑलराइट, चाइल्ड वन के तो आएंगे ही आएंगे, बट पेरेंट वन के भी आ जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है नोट करने वाली। तो आपको पेरेंट वन को अलग से एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है चाइल्ड टू में। ठीक है। उसके बाद तीसरे टाइप का इनहेरिटेंस है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये रीयूजेबल होता है। जैसे आपका पेरेंट वन क्लास है, उसमें कुछ फंक्शंस हैं कॉमन, वो चाइल्ड वन, चाइल्ड टू, चाइल्ड थ्री सब में यूज़ हो पा रहे हैं। तो इसीलिए ये रीयूजेबिलिटी पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है। कोड इसका यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है, आप देख रहे हैं पेरेंट वन यहाँ भी हो रहा है चाइल्ड वन में एक्सटेंड, और आपका पेरेंट वन यहाँ चाइल्ड टू में भी एक्सटेंड हो पा रहा है। ग्रेट। तो ये था हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और इसके बाद हमारा एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी होता है जो बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मल्टी लेवल और हायरार्किकल का। तो वो होता है। और हाँ, इसके बाद एक हमारा इनहेरिटेंस होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल नहीं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। और होता तो है वो, बट वो जावा में सपोर्टेड नहीं होता। अब वो मल्टीपल इनहेरिटेंस पे बहुत इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये होता क्या है, जावा में सपोर्ट क्यों नहीं होता, और इसका अचीव करने के लिए कैसे होता है, तो वो सब अब हम आगे आने वाले क्वेश्चनों में देखेंगे। What is multiple inheritance? Does Java support it? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये आप डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे, तो यही है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, तो आप देख रहे हो एक चाइल्ड क्लास है, वो दो क्लास से पेरेंट क्लास से इनहेरिट करने की कोशिश कर रही है, पेरेंट क्लास वन, पेरेंट क्लास टू। अब ये C++ में आई थिंक होता है, बट जावा में ये सपोर्टेड नहीं है। ओके, एक चाइल्ड क्लास, एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं हो सकते उसके। इसका जो कोड इम्प्लीमेंटेशन है सेम डायग्राम का, वो ये है। यहाँ आपके पास पेरेंट क्लास वन, पेरेंट क्लास टू
और यहाँ आप चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास 1 को और 2 को दोनों को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, कंपाइल टाइम एरर आएगी। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो इस कोड को, ठीक है। और नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों, मतलब जावा क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है इसे? कर सकता था, जैसे सी प्लस में जावा के जो क्रिएटर्स थे वो इसमें भी कर सकते थे इसको सपोर्ट। तो प्रॉब्लम जो है वो हम अपकमिंग क्वेश्चन में देखते हैं, जल्दी से अगले क्वेश्चन में। ऑल राइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आपने मेरे नेवर गिव अप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है तो एक्सेप्ट कर लो। अपने आप से प्रॉमिस करो और एक कमिटमेंट कर लो कि चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितने भी रिजेक्शंस फेस करने पड़े, बट यू विल नेवर गिव अप अंटिल यू क्रैक द इंटरव्यू। ये मेरा खुद का ओन स्ट्रगल स्टोरी है जब भी मैंने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर किया है। एक्सेप्ट दिस चैलेंज बाय राइटिंग नेवर गिव अप इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। ट्रस्ट मी, जैसे ही आप लिखोगे आपके अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन फील होगा आपके गोल के लिए। What are the differences between abstract class and an interface? At least 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 4 तो आपको पता ही होने चाहिए। तो मैं यहाँ साइड बाय साइड दोनों का कोड दिखाऊंगा, उनके डिफरेंसेस पॉइंट आउट करेंगे और लास्ट में वो सारे लिस्ट कर देंगे, ठीक है। लेफ़्ट साइड में हमारे पास एक इंटरफेस है यूनिवर्सिटी, जिसमें कि मेथड्स जो हैं वो अभी एब्स्ट्रैक्ट हैं, और उसके बाद हमने नीचे उस यूनिवर्सिटी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया है कॉलेज क्लास में, और मेथड्स भी सारे इम्प्लीमेंट कर दिए हैं इंटरफेस के, ठीक है। राइट साइड में हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है यूनिवर्सिटी, और उसमें हमारे पास एक मेथड तो कंक्रीट है और एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। नीचे हमने जो कॉलेज यूनिवर्सिटी को एक्सटेंड किया है कॉलेज क्लास में, और स्पोर्ट्स मेथड को जो एब्स्ट्रैक्ट था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब सबसे पहला सबसे आसान डिफरेंस से शुरू करते हैं। इंटरफेसेस आर डिफाइंड बाय यूजिंग द इंटरफेस कीवर्ड, और वेयर एज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर डिफाइंड बाय यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। सिंपल था। सेकेंड डिफरेंस इज दैट इंटरफेसेस सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। हाँ, तो आप यहाँ पे बहुत सारे इंटरफेसेस 1, 2, 3 इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। आप एक से ज़्यादा क्लास यहाँ पे एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है, इंटरफेसेस में मेथड्स आर इम्प्लिसिटली एब्स्ट्रैक्ट। कहने का मतलब ये, इम्प्लिसिटली मतलब आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये एब्स्ट्रैक्ट है मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं होगा, कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं होगा, ठीक है। बट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको रिमेंबर हो तो मैंने पॉलीमॉर्फिज्म में ये बताया था कि कैसे हमारा सेम नेम फंक्शन होता है और उसके मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, राइट। अब 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। एक होता है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम अगेन 2 टाइप का होता है, एक होता है मेथड ओवरलोडिंग और दूसरा होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था ना कैलकुलेटर क्लास का, और इसमें मल्टीपल फंक्शन सेम नेम के होते हैं, ये जो है ये एग्जैक्टली मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल है, ठीक है, जो कि एक टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म ही है। जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है उसका मतलब होता है कि जैसे हमारे पास प्लस माइनस डिवाइड करके ऑपरेटर्स होते हैं ना, उनको भी ओवरलोड कर सकते हैं, उनके भी अलग अलग वर्जन हो सकते हैं, बट ये जावा में पॉसिबल नहीं है। तो जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलाउड नहीं है। उसके बाद दूसरा टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म है रन टाइम। इसके अंदर हमारा आता है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक सजेशन है आपके लिए, जब मैंने स्टार्ट किया था करियर तो मैं ये समझता था कि टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग होते हैं, और ये भी एक तरीके से 90% करेक्ट ही आंसर है, बट 100% तो यही है। तो अब हम आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि क्यों ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम कहते हैं, क्यों ओवरराइडिंग को रन टाइम, या फिर ये अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, तो ये सब भी क्या है ये हम आगे आने वाले क्वेश्चनों में समझेंगे। इन हाउ मैनी वेज कैन ए मेथड बी ओवरलोडेड? तो ये रहा हमारा सेम कोड जो मैं अभी तक एक्सप्लेन किए जा रहा हूँ,
तो सबसे पहले जो पहला तरीका है ओवरलोड करने का वो है ये। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा फर्स्ट और सेकंड ऐड मेथड में नाम तो सेम है बट पैरामीटर्स का टाइप डिफरेंट है। ठीक है, ऊपर डबल है नीचे इंट है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका होता है ये, जहाँ पे हमारा देख रहे हो दूसरे और तीसरे ऐड मेथड में टाइप तो सेम है, इंटीजर ही है सारे, बट नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है। इसमें 2 हैं टोटल और इसमें 3 हैं। तो ये दूसरा तरीका है ओवरलोड करने का। ठीक है, अब एक तीसरा तरीका भी है। तीसरा तरीके में अगर वो यहाँ पे नहीं है कोड में, पर यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, इसमें देखो टाइप सेम है और नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम है, बट क्या डिफरेंट है, ऑर्डर डिफरेंट है आपके टाइप का। इंट पहले है डबल बाद में है, इसमें डबल पहले है इंट बाद में। तो ये है इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर। हेलो फ्रेंड्स, एक छोटी सी नोटिफिकेशन है। ये वीडियो जो है वो पार्ट है मेरे फुल कोर्स का टॉप 350 जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस, जहाँ पे मैंने स्प्रिंग बूट, MVC, रेस्ट वेब सर्विसेज और कोडिंग क्वेश्चन कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो ये जो PDF है सारे क्वेश्चंस की, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन कैंडिडेट्स की तरह जिन्होंने मेरा कोर्स यूज़ करके अपने इंटरव्यूज़ क्रैक किए हैं, आप भी ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते कोई क्वेश्चन, तो भी आप ये कोर्स ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, नहीं करना चाहते, चलिए आगे बढ़ते हैं। What are the differences between abstract class and an interface? At least 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 4 तो आपको पता ही होने चाहिए। तो मैं यहाँ साइड बाय साइड दोनों का कोड दिखाऊंगा, उनके डिफरेंसेस पॉइंट आउट करेंगे और लास्ट में वो सारे लिस्ट कर देंगे। ठीक है, लेफ़्ट साइड में हमारे पास एक इंटरफेस है यूनिवर्सिटी, जिसमें कि मेथड्स जो हैं वो अभी एब्स्ट्रैक्ट हैं, और उसके बाद हमने नीचे उस यूनिवर्सिटी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया है कॉलेज क्लास में, और मेथड्स भी सारे इम्प्लीमेंट कर दिए हैं इंटरफेस के। ठीक है, राइट साइड में हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है यूनिवर्सिटी, और उसमें हमारे पास एक मेथड तो कंक्रीट है और एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। नीचे हमने जो कॉलेज यूनिवर्सिटी को एक्सटेंड किया है कॉलेज क्लास में, और स्पोर्ट्स मेथड को जो एब्स्ट्रैक्ट था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब सबसे पहला सबसे आसान डिफरेंस से शुरू करते हैं। इंटरफेसेस आर डिफाइंड बाय यूजिंग द इंटरफेस कीवर्ड, और वेयर एज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर डिफाइंड बाय यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। सिंपल था। सेकेंड डिफरेंस इज दैट इंटरफेसेस सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। हाँ, तो आप यहाँ पे बहुत सारे इंटरफेसेस 1, 2, 3 इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। आप एक से ज़्यादा क्लास यहाँ पे एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है इंटरफेसेस में मेथड्स आर इम्प्लिसिटली एब्स्ट्रैक्ट। कहने का मतलब ये, इम्प्लिसिटली मतलब आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये एब्स्ट्रैक्ट है मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं होगा, कोई भी कीवर्ड यूज़ नहीं होगा। ठीक है, बट जो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसमें आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करना पड़ेगा, कीवर्ड एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा उसको। उसे एक्सप्लिसिट कहते हैं। जब आप कुछ चीज़ करते हो तो लिखना पड़ेगा कि ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस है कि इंटरफेसेस में कभी भी कंस्ट्रक्टर नहीं होते। ऑलराइट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। अब आप बोलोगे भाई क्यों हो सकते हैं, क्योंकि जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना रहे हैं, कभी अलाउड ही नहीं है, तो कंस्ट्रक्टर क्या क्या फ़ायदा, तो वो मैं आपको अपकमिंग क्वेश्चंस में क्लियर करूँगा। और उसके बाद जो लास्ट डिफरेंस है वो ये कि इंटरफेस के अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड नहीं हो सकते। अब आप बोलोगे डिफ़ॉल्ट मेथड्स क्या होते हैं, तो वो मैं शॉर्टली अभी अपकमिंग क्वेश्चन में वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। बट 5 डिफरेंस तो ये मैंने बता दिए, जिसमें से आप 4 ध्यान में रख सकते हो, और ये रहे वो सारे के सारे डिफरेंसेस। सिमिलैरिटी लिख दिए पहले और उसके बाद सारे डिफरेंसेस भी लिख दिए हैं। अब
लिखे इसलिए हैं ताकि रिवाइज करते हुए आपको सिंपलर रहे, चीज़ें सामने रहें, पढ़ के ही काम हो जाएगा 3-4 सेकंड में। बार बार वीडियो को सुन के थोड़ा टाइम लगता है उसमें, ठीक है, इनिशियली ठीक है, बट रिवीजन करते हुए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, व्हाट इज़ ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो मेनली हमारे पास 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं और ये रहे। पहला है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और तीसरा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब अगर आप कभी भी कोई क्लास बनाते हैं, ब्लैंक क्लास जिसके अंदर की कोई कुछ भी नहीं है और स्पेशली आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है, बाकी सब कुछ किया है, तो जब आप इस अपने प्रोग्राम को रन करते हैं ना, एप्लीकेशन को, तो JVM और जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है, रन टाइम पे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरीके से, और इसे ही हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान था। और यहाँ पे डेफिनेशन है, ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन जावा इज़ ए कंस्ट्रक्टर विच इज़ ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड बाय जावा इफ़ नो अदर कंस्ट्रक्टर्स आर एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। मतलब और कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए आपकी क्लास में, अगर है तो फिर जावा ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं करेगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। अब अपकमिंग क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हमारा ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, व्हेन टू यूज़ इट इन रियल एप्लीकेशंस। तो आई होप आपको इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले से पता होने चाहिए। एक तो कंस्ट्रक्टर, एक मेथड ओवरलोडिंग और तीसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी पता होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो जो मेरे पहले के क्वेश्चन हैं उनको रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कोड के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल क्लास है, ओके, और हमारे पास यहाँ पे उसकी 2 फील्ड्स है, विड्थ और हाइट। अब हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसके पैरामीटर्स हैं और ये विड्थ और हाइट रिसीव कर रहा है, और यहाँ पे जो क्लास की फील्ड्स हैं विड्थ और हाइट उनको सेट कर रहा है किन से, जो विड्थ और हाइट हमें पैरामीटर से मिली हैं। तो अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे इस कंस्ट्रक्टर को, एक हम मेन मेथड या फिर किसी और क्लास में पहले तो रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वहाँ पे फिर एज द आर्गूमेंट विड्थ और हाइट पास कर देंगे, तो हमारी यहाँ पे विड्थ और हाइट सेट हो जाएगी। ठीक है, और फिर हम इस इन विड्थ और हाइट को यूज़ कर सकते हैं रेक्टेंगल की एरिया कैलकुलेट करने में। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एरिया प्रिंट करवाया है विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ तक कुछ भी खास नहीं है, सब कुछ वही सेम चीज़ था। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है कि जो हमारा अभी तक ये रेक्टेंगल क्लास थी वो केवल रेक्टेंगल के लिए काम कर रही थी, बट हम इस रेक्टेंगल क्लास की एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, इसको स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमारी मदद करेगा ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो उसमें क्या होगा, ओवरलोडिंग से आपको याद आ गया होगा कि एक और कंस्ट्रक्टर होगा, उसका बस पैरामीटर डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे हमारा बस एक ही पैरामीटर है, ऊपर हमारे 2 पैरामीटर थे, राइट। इस एक पैरामीटर साइड से हम विड्थ और हाइट दोनों सेट कर लेंगे, क्योंकि सेम होती हैं विड्थ और हाइट स्क्वायर के केस में। ओके, उसके बाद नीचे यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ वैसे ही करेंगे, पहले रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वहाँ पे अब केवल एक ही आर्गूमेंट पास करेंगे, जिसको ये दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर रिसीव करेगा, ऊपर वाला नहीं रिसीव करेगा। और उसके बाद हम जस्ट सेम विड्थ, स्क्वायर विड्थ और हाइट जो हमने यहाँ पे सेट करी हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। चाहे तो आप रन करके देख लो, यहाँ पे एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे स्टोरी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की, कि कैसे ये हमारी मदद करता है क्लास की एबिलिटी, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल को स्क्वायर को भी हैंडल करने के लिए एबिलिटी एनहांस कर देता है। तो ये था कोड,
और सेम कोड मैंने यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया है कंस्ट्रक्टर ओवरलोड बुक में, और यहाँ पे डेफिनेशन है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स विद इन द सेम क्लास बट विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। एग्री। और यहाँ पे मैंने यूज़ भी मेंशन कर दिया है कि एनहांस द यूजेबिलिटी ऑफ द क्लासेस बाय प्रोवाइडिंग मल्टीपल वेज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स। तो पहले हम 2 पैरामीटर पास करके ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहे थे रेक्टेंगल में, पर फिर हम रेक्टेंगल में ही 1 पैरामीटर पास करके भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये थी कहानी हमारी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। व्हेन शुड आई यूज़ फाइनली इन रियल एप्लीकेशन? देखो, फाइनली ब्लॉक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पर मैं बताऊँगा कि हमें कब यूज़ करना चाहिए। बट मैं फिर भी एक बार जल्दी से वो दे देता हूँ आपको जो समझाया था कि क्या होता है कि अगर हमारा ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन नहीं आई तो एग्जीक्यूशन कहाँ चला जाएगा? फाइनली में। और अगर हमारे ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आई तो पहले कैच ब्लॉक में जाएगा और उसके बाद एग्जीक्यूशन फाइनली में जाएगा, मतलब फाइनली में तो जाना ही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे कि हम कब किन सिचुएशंस में फाइनली ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा आंसर। फाइनली ब्लॉक इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग अप द रिसोर्सेस। ठीक है, जैसे कि क्लोजिंग डीबी कनेक्शंस, उसके बाद क्लोजिंग इनपुट आउट सोर्सेस, और लॉगिंग पर्पस के लिए भी हम फाइनली को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक डीबी कनेक्शन का आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। देखो, होता क्या है कि अगर आपको कोई डेटाबेस ऑपरेशन करना है, डेटाबेस में कुछ इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड लिखोगे। तो ट्राई ब्लॉक में स्टार्टिंग में आप कनेक्शन को ओपन करोगे, कनेक्शन डॉट ओपन समथिंग कमांड से, और फिर जब आपका इंसर्ट विंसर्ट करने के बाद आप लास्ट में ट्राई ब्लॉक के कनेक्शन डॉट क्लोज करोगे। क्लोज इसलिए करना पड़ता है ताकि आपका जो कनेक्शन पूल में जो रिसोर्स है ना कनेक्शन का, वो रिलीज़ हो जाए, आपकी मेमोरी रिलीज़ हो जाए, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। नहीं तो आप क्यों मेमोरी कनेक्शन ऑक्यूपाइड करके रखेगा। ठीक है, तो अब आपने ये कनेक्शन डॉट क्लोज अगर ट्राई ब्लॉक के एंड में लिखा तो हो सकता है कि आपके ट्राई ब्लॉक के बीच में कहीं एरर आ जाए। ठीक है, तो एरर आएगी तो क्या होगा? कैच ब्लॉक में चला जाएगा एग्जीक्यूशन, तो फिर तो कनेक्शन डॉट क्लोज चला ही नहीं, तो आपका कनेक्शन ओपन ही रह गया। कनेक्शन आपने ओपन किया, बीच में एरर आ गई, कनेक्शन ओपन रह गया। तो इसलिए जो ये कनेक्शन डॉट क्लोज कमांड है, इसको बेसिकली हम फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। ऐसे ही सेम हम अपना जो क्लोजिंग इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज और कुछ भी क्लोज करना है तो फाइनली में करेंगे। और लॉगिंग, हाँ, लॉग बहुत ज़रूरी होती है हमें ट्रैक करने के लिए कि हमारी एप्लीकेशन चल कैसे रही है। तो अगर कुछ ऐसा लॉग करना है जो करना ही करना है रिस्पेक्टिव ऑफ एरर, तो भी उसे हम फाइनली में लिखेंगे। तो ये थे हमारे 3 सिनेरियो जिनको हम रियल एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं फाइनली के अंदर। व्हाट आर लिस्ट, क्यू एंड सेट कलेक्शंस? डिफरेंस क्या है इन तीनों में? तो डायग्राम फिर से ये आपके सामने है, और इस बार हम फोकस करेंगे लिस्ट, क्यू और सेट इंटरफेसेस में इनमें क्या डिफरेंस है। मैं इनमें डिफरेंसेस इनको कंपेयर करके बताऊंगा। पहले तो इनमें सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि ये कलेक्शन इंटरफेस से आते हैं और इटरेबल, तो ये दोनों चीज़ें तो इन तीनों में होंगी। ठीक है, अब इन तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं? तो सबसे पहले पकड़ते हैं किसको? लिस्ट को। लिस्ट क्या है? लिस्ट की अगर हम डेफिनेशन देखें, लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है अलाउइंग डुप्लीकेट एलिमेंट्स एंड एक्सेस कलेक्शन बेस्ड ऑन द इंडेक्सेस। मतलब यह है कि लिस्ट में जो है और जब आप एलिमेंट्स इसमें ऐड करोगे ना, जो भी आप लिस्ट में करोगे वो बेसिकली इन तीनों में एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, ये याद रखना। तो मैं लिस्ट की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट में सब वो बिहेवियर होगा। तो लिस्ट में क्या होगा? ऑर्डर्ड में रहते हैं। तो जब आप इसमें आइटम्स ऐड कर रहे होंगे तो वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में जाएंगे, जैसे हमारे एरे में जाते हैं 0 1 2 3 4, उसका इंडेक्स मेंटेन होगा। ठीक है, बट ये थोड़ा एडवांस है एरे से। यहाँ पे गेट इंडेक्सेस का मतलब है कि गेट इंडेक्स मेथड यूज़ करके आप किसी भी एरे उस लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्ड हो गया, एक चीज़ हो गई। दूसरा, डुप्लीकेट एलिमेंट। तो हाँ, डुप्लीकेट एलिमेंट आप लिस्ट इंटरफेस को जिसने भी इम्प्लीमेंट किया है उसमें डाल सकते हैं।
तो ये है हमारी लिस्ट इंटरफेस की कहानी। उसके बाद हमारा आता है, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसके बाद हमारा आता है क्यू इंटरफेस। ये रही क्यू। यूज़ क्यू व्हेन यू नीड टू प्रोसेस एलिमेंट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर विच इज़ फीफो। फीफो का क्या मतलब है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कहने का मतलब कि जब आप इसके कलेक्शंस प्रायोरिटी क्यू एरे क्यू में एलिमेंट्स ऐड कर रहे होंगे, तो जो सबसे पहले एलिमेंट्स फर्स्ट इन अंदर जाएगा वही सबसे पहले फर्स्ट आउट बाहर आएगा। बीच में से ऐसे कुछ नहीं होगा कि जो पीछे गया है उसको आप पहले बाहर निकाल लो, ऐसे नहीं होगा। ये एक प्रॉपर इसी सीक्वेंस में, फीफो सीक्वेंस में ही इसमें जो भी एग्जीक्यूशन होगा। ज़रूरत हमें इसकी पड़ती है टास्क शेड्यूलिंग में। टास्क शेड्यूलिंग क्या होता है? जैसे आपने 5 टास्क लगा दिए, 1 2 3 4 5। अब आप चाहते हो कि 1 सबसे पहले अंदर गया था तो 1 ही बाहर आए सबसे पहले, तो उससे क्या होता है, बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि हाँ ऐसे। तो वो एक एग्जांपल है, कम यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये क्यू। बट हाँ, जैसे आपकी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, टास्क बेस्ड एप्लीकेशन है, उनमें इसका यूज़ हो सकता है काफ़ी। ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है तीसरा इंटरफेस, वो है सेट इंटरफेस, जो कि हमारे इन क्लासेस में इम्प्लीमेंट होता है। सेट इंटरफेस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन दैट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो इसमें अनऑर्डर्ड होते हैं एलिमेंट्स, जैसे हमारे लिस्ट में ऑर्डर्ड होते थे इंडेक्स बेसिस पे, इसमें ऐसा इंडेक्स बेसिस पे ऑर्डर नहीं होते हैं कि आपने 0 1 2 3 इंडेक्स की तरह किया। और दूसरा जो सबसे मेन चीज़, इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं ऐड कर सकते आप। ठीक है। एक अगर आपको कोई कलेक्शन रखना है जिसमें आप चाहते हो कि डुप्लीकेट ऐड ही ना हो, तो आप सेट को यूज़ करो, लिस्ट को यूज़ मत करो। ठीक है। ग्रेट। तो ये थे हमारे 3 मेन इंटरफेसेस। अब मैं अपकमिंग क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि एरे लिस्ट से शुरू करेंगे कि एरे लिस्ट क्या है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते देखते फिर आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग ऑल द क्वेश्चंस। अगर आप यहाँ पहुँच गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप में करेज और पेशेंस तो है इंटरव्यू क्रैक्स करने के लिए। बस आपको स्टॉप नहीं करना है, आपको इंटरव्यू देते रहने हैं जब तक कि आप अपने गोल को पा ना लें। और मेरी तरफ से बस एक रिकमेंडेशन है कि अगर आपने शुरुआत नहीं करी है अभी तक इंटरव्यू देने की, तो शुरू कर दो। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इंटरव्यूज़ आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। इंटरव्यूज़ से खाली हम लर्न नहीं करते हैं, बल्कि अगर आप सिलेक्शन हो जाए तो जो रिवॉर्ड होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो भी कुछ खोने के लिए है नहीं। देखो, अगर आप इंटरव्यू नहीं दोगे तो वो एक बहुत ही, क्योंकि आप ऑलरेडी मिस कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज़, आप एग्ज़ाम दे नहीं रहे हो तो आप ऑलरेडी फेल्ड हो गए हो उसमें। कंपनीज़ रुकेंगी नहीं, वो किसी और को हायर कर लेंगी और आगे बढ़ जाएंगी, आपके लिए इंतज़ार नहीं करेंगी। ठीक है। बट अगर आप इंटरव्यू दे के आप रिजेक्ट हो गए, इस केस में एटलीस्ट आपको कुछ सीखने को मिला, और नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू दोगे आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे। इन शॉर्ट, start giving interviews and do accept my this never give up challenge until you crack the interview. Just comments box में लिख दो never give up. Okay? Finally, all the best from my side. मैं सपोर्ट करता रहता हूँ, इंटरव्यू से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जॉब वीडियोस में डालता रहता हूँ, और आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो बाय प्रेसिंग द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।